नमस्कार, मैं भरत सुथार लर्निंग विद BKS पर आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है राजनीतिक एकीकरण। राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में हुआ, इसकी प्रारंभिक घटनाएं क्या क्या रही थी और कौन कौन इनसे संबंधित थे, इनका इतिहास क्या रहा था, रियायती विभाग क्या है, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रारंभिक घटना। प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई थी? तो प्रक्रिया शुरू हुई थी, ये हुई थी कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन जो कि भारत में है वह 1946 के आसपास आया था और जिनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में संविधान सभा की स्थापना भारत में करना और भारत को है वह स्वतंत्र करना। ये मुख्य दो उद्देश्य थे कैबिनेट मिशन के हैं और जिसके अंतर्गत संविधान सभा की भी स्थापना हुई थी और भारत को स्वतंत्र करने की दिशा में भी उन्होंने कार्य हुआ था। इसके बाद में है वह लगभग है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब ये लगभग फरवरी 1947 को है वह घोषणा हुई थी कि भारत को है वह जून 1948 तक है वह आज़ाद कर दिया जाएगा। जून 1948 तक है वह लगभग भारत को है वह स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ये घोषणा हुई थी फरवरी 1947 में। इसी के अंतर्गत है वह 3 जून 1947 को है यहाँ पर, जिसको 3 जून घोषणा भी कहा जाता है, माउंटबेटन ने भारत के स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसलिए है वह 3 जून घोषणा की थी, स्वतंत्रता की है वो घोषणा की थी 3 जून को, इसलिए इसको 3 जून घोषणा भी कहते हैं और माउंटबेटन घोषणा भी कहा जाता है। 3 जून को ये घोषणा की गई थी कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया जाएगा और भारत देश के 2 टुकड़े यानी भारत और पाकिस्तान के रूप में इसको विभाजित किया जाएगा। इसी प्रकार से एक डेट आपको और याद रखनी है और वह है 6-7 जुलाई के आसपास है 1947 में है वह ब्रिटिश संसद में है प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारत को है स्वतंत्र कर दिया जाएगा और 2 उसके देश है उसको विभाजित कर दिया जाएगा। ये ब्रिटिश संसद में है वो प्रस्ताव पारित किया गया था। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जब भारत 1947 के आसपास देश आज़ाद हो रहा था उस समय है वो ब्रिटेन के जो PM थे वह थे एटनी, जो कि लेबर पार्टी से संबंध रखते थे। लेबर पार्टी से इनका संबंध था और भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे उनका नाम था माउंटबेटन है। भारत 1947 में जब स्वतंत्रता हुआ था उस समय ये अंतिम गवर्नर जनरल या वाइसरॉय थे। इनसे पहले है लॉर्ड वेवेल है वो गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन है 1947 के आसपास है वो गवर्नर जनरल बने थे। अंतिम भारत के गवर्नर जनरल की बात करें और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो राजगोपालाचारी है वो पहले भारतीय गवर्नर और अंतिम ब्रिटेन गवर्नर थे राजगोपालाचारी। अब इनसे संबंधित और हम घटनाओं के बारे में बात करें तो एक बना था रियासती विभाग की स्थापना है वह भारत है उस समय है वो लगभग है 565 रियासतों में बटा हुआ था। सरकार के लिए सबसे मुश्किल ये था कि इस सभी रियासतों को है किस प्रकार से एकीकरण किया जाए। तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में है एक रियाती विभाग की स्थापना की गई थी जिसके अध्यक्ष है वो वल्लभ भाई पटेल थे। VPU मेनन ये इनके सचिव बनाए गए थे और जिनका मुख्य कार्य था कि सभी रियासतों का एकीकरण करना और उनको भारत संघ में मिलाना। इनकी स्थापना के बारे में बात आती है तो ये 5 जुलाई 1947 के आसपास उनकी स्थापना की गई थी। 5 जुलाई 1947 के आसपास है वह रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। इनका मुख्य कार्य है वह सभी रियासतों को है वह भारत में संघ में शामिल करने के लिए राजी करना है। इसके अंतर्गत इस रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। इसी के अंतर्गत सबसे पहले जो भारत संघ में शामिल हुआ था वो हुए थे 7 अगस्त के आसपास है। 7 अगस्त 1947 में है धौलपुर के महाराजा उदय भान जी जो कि धौलपुर के महाराजा थे। ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले हैं वह प्रथम व्यक्ति थे या प्रथम शासक थे जिन्होंने विलय पत्र पर है वो हस्ताक्षर किए थे। 7 अगस्त 1947 को धौलपुर के उदय भान जी है पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने विलय पत्र पर है वह हस्ताक्षर किए थे। ये 7 अगस्त 1947 की बात है। बात आती है सबसे अंतिम हस्ताक्षर करने वालों के बारे में है तो 14 अगस्त 1947 के आसपास है बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह है वो बीकानेर के शासक थे।
इन्होंने है विलय पत्र पर सबसे अंतिम हस्ताक्षर किए, अंतिम बार है वह हस्ताक्षर किए थे। इस बात का आपको ध्यान रखना। 1942 के पहले है यहाँ के महाराजा गंगा सिंह जी थे। गंगा सिंह जी के बाद में है वो शार्दुल सिंह जी यहाँ के शासक बने थे, अंतिम शासक थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस बात का भी आपको याद रखना है। अब बात आती है कि कौन से संघ है वो भारत में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे। यदि इच्छुक नहीं थे तो वो कौन सा संघ बनाना चाहते थे, इसके बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब बात है कि भारत संघ में शामिल कौन नहीं होना चाहता था। तो पहले बात आती है हनुमंत सिंह जी की। हनुमंत सिंह जी हैं जिनका संबंध है वह जोधपुर से था। जोधपुर के महाराजा थे। ये भोपाल के नवाब और टोंक के नवाब के साथ में मिलकर है वह इन्होंने योजना बनाई थी। मोहम्मद अली जिन्ना से ये मिले थे कि हम भारत पाकिस्तान में शामिल हो जाए। जब इस बात की भनक KP मेनन को लगी, जो कि उस समय रियासती विभाग के सचिव थे, तो इन्होंने है वह हनुमंत सिंह जी को है माउंटबेटन की सहायता से है हनुमंत सिंह जी को है वो भारत संघ में मिलने के लिए राजी किया था। एक रियासती नामक एक पत्र भी छपता है जो कि सुमनेश जोशी के द्वारा जोधपुर से निकाला जाता था। इसमें इस बात का है वो भंडाफोड़ किया गया था कि हनुमंत सिंह जी है वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। रियासती नामक समाचार पत्र जो कि जोधपुर से प्राप्त होता था और सुमनेश जोशी के द्वारा है ये निकाला गया था। इसमें इस बात की है वो बात मालूम पड़ी थी कि ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। अब बात आती है अलग अलग राजा है वो अलग अलग संघ बनाना चाहते थे। जैसे बात आती है कि एक राजस्थान यूनियन नामक संघ बनाना चाहते थे। राजस्थान यूनियन नामक संघ है वह उस समय उदयपुर के जो शासक थे जिनका नाम था भोपाल सिंह जी है वह उदयपुर के शासक थे। ये गुजरात, मालवा और अन्य राजाओं के साथ में मिलकर है और राजस्थान यूनियन नामक एक संघ मिलान बनाना चाहते थे, लेकिन ये क्रियान्वित होने से पहले ही ये फेल हो गया। इसके बारे में तीसरा है वह वागड़ संघ है वह प्रतापगढ़ है और बांसवाड़ा है। इस 2-3 जगह को शामिल करके है वह बागड़ संघ बनाना चाहते थे, लेकिन यह भी कार्य योजना है वह होने से पहले ही एक तरह से फेल हो गई थी। बात करते हैं बांसवाड़ा के शासक जिनका नाम था चंद्रवीर सिंह जी ने एक कथन कहा था जब वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह जी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इस बात का भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार से ये मुख्य संघ हैं जो ये बनाना चाहते थे। इसी प्रकार से एक हाड़ौती संघ भी बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन ये भी है वो प्रक्रिया फेल हो गई थी। इस प्रकार से ये याद रखना। अब आपको ये ध्यान रखना है कि विलय पत्र पर एक शर्त रखी गई थी कि कौन कौन सी रियासतें हैं वह अपने आप को एक स्वतंत्र, जब माउंटबेटन घोषणा की गई थी तो उसमें ये शर्त रखी गई थी कि वह कोई रियासत चाहे तो वो भारत में मिलना चाहती तो भारत में मिल सकती है, पाकिस्तान में मिलना चाहती तो पाकिस्तान में मिल सकती है, और यदि वह अपने आप को स्वतंत्र बनाना चाहती है तो स्वतंत्र भी रख सकती है। लेकिन इसके लिए शर्त थी, स्वतंत्र रियासत रखने के लिए है वह एक शर्त रखी गई थी। और शर्त ये थी कि यदि आपके रियासत की जो जनसंख्या है वह यदि 10 लाख से प्लस है, 10 लाख से यदि ऊपर है, और यदि आपकी वार्षिक आय 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ से ऊपर है, यदि आपकी वार्षिक आय है वह 1 करोड़ से ऊपर है तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। और ऐसे नियमों को लागू करने वाली, इसको फॉलो करने वाली 4 ही रियासत थी राजस्थान में, जिनका नाम है बीकानेर है और मेवाड़ रियासत है। इसी प्रकार से आपके मारवाड़ रियासत है और जयपुर रियासत है। ये 4 रियासतें ये ऐसी है जो इस शर्त को फॉलो कर रही थी, स्वतंत्र रह सकती थी। इस प्रकार से आपको बातों को ध्यान रखना है। अब बात आती है
कि जब राजस्थान में इस प्रकार से एकीकरण हुआ था उस समय है वह कितनी रियासतें थी, इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। राजस्थान में कुल रियासतें, जब एकीकरण हुआ था तो राजस्थान में है वो कुल कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और कितने हैं चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, चीफ कमिश्नरी है प्रांत थे। बात आती है इनके कुल रियासतों के बारे में है तो ये लगभग 19 रियासतें थी उस समय, 19 रियासतें थी, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बात आती है सबसे प्राचीन रियासत के बारे में देख लेते हैं। सबसे प्राचीन रियासत की बात करते हैं तो मेवाड़ रियासत है वो सबसे प्राचीन रियासत थी। मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन थी। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जोधपुर रियासत सबसे बड़ी थी जनसंख्या, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो शाहपुरा रियासत सबसे छोटी थी। एकमात्र मुसलमान रियासत है वो टोंक रियासत थी। और इसी प्रकार से है सबसे नवीन रियासत देखा जाए तो झालावाड़ थी, और उससे पहले है वो टोंक आती है, जिनका गठन है अंग्रेजों के द्वारा 1817 ईस्वी में है वो टोंक रियासत का गठन किया गया था। सबसे नई रियासतों में से एक है झालावाड़ रियासत का गठन 1838 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। सबसे अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई अंतिम रियासतें थी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बात आती है कुल रियासतों के बारे में है तो रियासतें हैं वह कौन कौन सी थी। मेवाड़ है, मारवाड़ है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, अलवर, धौलपुर, करौली, इसी प्रकार से है शाहपुरा रियासत है, कोटा रियासत, बूंदी रियासत, प्रतापगढ़ रियासत, किशनगढ़ रियासत और जयपुर रियासत हो गई। टोंक रियासत है वह मुख्य रूप से आती है। अब बात आती है ठिकानों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर है वो 3 ठिकाने थे जिनका नाम आता है। एक तो है कुशलगढ़ ठिकाना आता है, एक आता है निमराना ठिकाना आता है, और एक आता है लावा ठिकाना वर्तमान में टोंक में है, निमराना है वो अलवर में आया हुआ है। इसी प्रकार से कुशलगढ़ ठिकाना है वो बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं चीफ कमिश्नरी प्रांत के अंतर्गत है वह अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है वो चीफ कमिश्नरी प्रांत के अंतर्गत आता है। वह सीधे अंग्रेजों के द्वारा है वो दिल्ली से इसका शासन किया जाता था। बात आती है इनके समय है वह स्वतंत्रता संग्राम के समय है। राजस्थान की जो राजधानी कह सकते हैं वो अजमेर से है वो यहाँ से संचालित होती थी। एजीजी का कार्यालय यहाँ पर अजमेर में था, जिसके गठन है वो 1832 ईस्वी के आसपास हुआ था। यहाँ के प्रथम एजीजी है वो मिस्टर लॉकेट बने थे, इस बात का भी आपको याद रखना है। अब बात आती है, इसके आगे बढ़ते हैं हम, जब स्वतंत्रता हुआ था तो उस समय है हरेंद्र सिंह जी यहाँ के थे, ठिकानेदार थे। निमराना के राजेंद्र सिंह जी थे और कुशलगढ़ के थे वह थे कुशलगढ़ के हरेंद्र सिंह जी थे और लावा के है वो प्रदीप सिंह जी थे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चीफ कमिश्नरी प्रांत अजमेर है वो चीफ कमिश्नरी प्रांत था। स्वतंत्रता के समय कुल मिलाकर 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, जिसमें से राजस्थान में एकमात्र है वो अजमेर था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे हम और कुछ प्रक्रियाओं के बारे में देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। बात आती है सबसे बड़ी रियासत जिसके बारे में हमने देखी है, तो सबसे बड़ी रियासत है वह जोधपुर है, जिसका क्षेत्रफल है वो लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर था। इसी प्रकार से शाहपुरा रियासत सबसे छोटी रियासत है क्षेत्रफल की दृष्टि से है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 405 वर्ग किलोमीटर ही था। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटी रियासत है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे हम इसके बारे में और देखने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर ही लिख लेते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये स्टार्ट में है वो ये घटनाएं वगैरह हुई थी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंतर्गत है वह पहला संघ कौन सा बना, मत्स्य संघ। कुल मिलाकर 7 चरणों के अंतर्गत राजस्थान का एकीकरण हुआ था, जिसमें पहला संघ बना था जिनका नाम था मत्स्य संघ। जिसकी स्थापना की बात करें तो हम बात करेंगे, इसकी स्थापना की बात करें तो 25 मार्च 1948 को है वो मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। मत्स्य संघ की स्थापना है यह हुई थी 18 मार्च के आसपास हुई थी। 18 मार्च
18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। बात करते हैं तो मत्स्य संघ जो नाम है वह है आपके महाभारत काल से संबंधित है। जो अलवर वाला क्षेत्र है इसको प्राचीन काल में है वो मत्स्य संघ के अंतर्गत माना जाता था। विराटनगर यहाँ की राजधानी थी। मत्स्य संघ उनका नाम है वह मुंशी की सलाह पर मुंशी की सलाह पर इसका नाम है वह मत्स्य संघ रखा गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मुंशी की सलाह पर है वह इनका नाम है वह मत्स्य संघ रखा गया था। के एम मुंशी के सलाह पर इनका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। बात करते हैं इसका स्थापना, इसका उद्घाटन की बात करते हैं तो इसके उद्घाटन है वह कचहरी कला जो कि आपके लोहागढ़ जो कि आया हुआ है भरतपुर में इसकी स्थापना है। वह गाडवीन जो उस समय है वो केंद्रीय मंत्री थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं इसके पीएम बनाए गए थे, इसके पीएम हैं वह बनाए गए थे। इनके जो मत्स्य संघ के पीएम है उनका नाम था मत्स्य संघ के जो पीएम है वह बनाए गए थे। बात करते हैं महाराजा के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले उदयभान जी है जो कि धौलपुर के थे। इनको है वह राज प्रमुख बनाया गया था। वह उदयभान जी को बनाया गया था। इसी प्रकार से है वह यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उस समय है वो नाम है वो प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री शोभालाल कुमावत को बनाया गया था। शोभालाल कुमावत को है यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया था। और यहाँ की जो राजधानी है इसको है वो अलवर बनाया गया था। इसके बारे में एक बात और आपको याद रखना है कि जब यहाँ के भरतपुर के शासक थे सूरजमल जी, इनकी सरकार को है वो भारत की सरकार ने है वह निरस्त कर दिया था। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को है वो मनोनीत किया गया था जिनका नाम था संप्रभु को यहाँ पर है वह यहाँ का प्रशासक बनाया गया था। जब यहाँ के महाराजा है उस समय सूरजमल जी थे, उनको हटाकर है संप्रभु को है वह यहाँ का प्रशासक बनाया गया था। बात करते हैं इनके बाद में यदि इसके मंत्रिमंडल की स्थापना की बात करते हैं तो मंत्रिमंडल की स्थापना की बात करते हैं तो यहाँ पर है मंत्रिमंडल के अंतर्गत है वो जुगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव जिनको है वो भरतपुर से है वो मंत्री निर्वाचित किया गया था। बात आती है मंगल सिंह की जिसको है वह धौलपुर से है वह बनाया गया था। बात आती है करौली, धौलपुर के बाद में अलवर के बारे में बात आती है तो अलवर से है वह यहाँ पर है वह बनाया गया था मास्टर भोलानाथ जी को है वह अलवर से बनाया गया था। मास्टर भोलानाथ जी को है वह अलवर से है वह मंत्री परिषद में शामिल किया गया था। इसी प्रकार से है भरतपुर के बाद में करौली में है सिरंजी लाल जी को है वो यहाँ पे करौली से है वो मंत्रिमंडल के अंतर्गत शामिल किया गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी तो यहाँ का जो कुल मिलाकर है वो वार्षिक आय है वो 1.84 करोड़ के आसपास थी। 1 करोड़ और 84 लाख के आसपास यहाँ की वार्षिक आय थी। और वार्षिक आय है वो यहाँ पर ये थी। और कुल जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर 10 लाख के आसपास है वो यहाँ की जनसंख्या थी। इस बात का भी आपको याद रखना है। 18 लाख के आसपास जनसंख्या थी। 18 लाख के आसपास जनसंख्या थी और 12,000 वर्ग किलोमीटर में है वो यहाँ का कुल क्षेत्रफल था। ये मत्स्य संघ के बारे में बात आ गई थी। वापस एक बार इसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। 18 मार्च 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना है वह उस समय के भारत के केंद्रीय मंत्री थे गॉडविन, उनकी अध्यक्षता में है। वह कचहरी कला है जो कि तो लोहागढ़ भरतपुर में आया हुआ है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। राजधानी अलवर रखा गया था। महाराजा उदयभान जी रखे गए थे, धौलपुर के थे। और इसी प्रकार से पीएम शोभालाल कुमावत को रखा गया था। जब यहाँ के जो भरतपुर के जो उस समय के शासक थे सूरजमल जी को है वह
प्रशासन सही नहीं चलाने के कारण, उनको हटाने के कारण यहाँ पर संप्रभु को है वह यहाँ का प्रशासक बना दिया गया था। मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो जुगल किशोर चतुर्वेदी को, जिनको राजस्थान का है, वो जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। गोपीलाल जी है वो अलवर से निर्वाचित किए गए थे मंत्रिमंडल के अंतर्गत। मंगल सिंह जी को धौलपुर से निर्वाचित किया गया था। मास्टर भोलानाथ जी को अलवर से किया गया था। चिरंजी लाल जी को करौली से किया गया था। और KPU मुंशी के अलावा KM मुंशी के सलाह पर है वो यहाँ पर, इसका नाम है मत्स्य संघ रखा गया था। कुल जनसंख्या है वो 18 लाख थी और कुल वार्षिक आय है वो 1.84 करोड़ थी और 12,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास कुल क्षेत्रफल था। इस प्रकार से ये मत्स्य संघ के बारे में है वो पूरी घटना हो गई। मत्स्य संघ के बारे में है वह इम्पोर्टेंट घटना है वो इस प्रकार से हो गई। इसमें कुल मिलाकर 4 रियासतें शामिल हुई थी। सॉरी, ये नहीं लिखा है, 4 रियासतें शामिल हुई थी। इसके अंतर्गत है वह कुल मिलाकर 4 रियासतें शामिल हुई थी और ये रियासत है वह थी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। याद रखने की एक ट्रिक इस प्रकार से याद रख सकते हैं, A यानी अलवर, B यानी भरतपुर, C यानी करौली और D यानी धौलपुर। ABCD से आप याद रख सकते हैं। और इसके अंतर्गत एक निमराना ठिकाना है, ये भी शामिल हुआ था। निमराना ठिकाना है जो कि पहले अलवर के अंतर्गत आता था, इसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। तो ये मत्स्य संघ आ गया जिसका गठन है 18 मार्च 1948 को किया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम और दूसरे चरण के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।